नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ लेख है, शेयर बाजार बरगद से डिजिटल तक की यात्रा जैसे। तो देखेंगे कि ये सब मतलब यूरोप से शुरू होकर भारत कैसे पहुंचा, और खास तौर पर मुंबई में वो जो कहानी है ना, एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत हुई, वहां से आज के डिजिटल युग तक। हाँ, वो कहानी काफी मशहूर है। तो हमारा मकसद है इस पूरी कहानी को समझना, और ये कि भारत के लिए इसके मायने क्या है ना? बिल्कुल, इसे परत दर परत खोलते हैं। ये सोचना ही बड़ा अजीब लगता है कि शेयर बाजार हमेशा से हमारे फोन ऐप या कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं था। इसकी शुरुआत तो बहुत बहुत पहले हुई थी, सही है ना? शायद यूरोप में, जब लोग वो कर्ज के कागजात, बॉन्ड्स वगैरह का लेन देन करते थे। हाँ, देखिए जड़ें तो वही हैं, लेकिन अगर हम एक क्या कहते हैं संगठित बाजार की बात करें जी। तो पहला औपचारिक स्टॉक एक्सचेंज वो 1531 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में। अच्छा, 1531। बिल्कुल। काफी पहले। हाँ, और यहाँ खास बात ये थी कि ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक सिस्टम बनाने की कोशिश थी, एक ढांचा बन रहा था। समझ गए, एक जगह जहां लोग मिल सकें, खरीद बिक्री कर सकें। बिल्कुल। और फिर आया एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी कदम 1602 में। 1602 क्या हुआ था तब? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने पहला आईपीओ लॉन्च किया। ओह हाँ, ये तो बहुत सुना है। मतलब पहली बार किसी कंपनी ने आम लोगों से पैसा उठाया शेयर देकर। एग्जैक्टली। और बड़े पैमाने पर यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसने कंपनियों के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया। कमाल है। और इसी के ठीक बाद 1611 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बना। इसे कई लोग पहला असली शेयर बाजार मानते हैं। असली मतलब? जहां लगातार ट्रेडिंग होती थी। हाँ, जहां लगातार कंपनियों के शेयरों का कारोबार होता। राइट। इसने एक तरह से नींव रखी। अच्छा, फिर धीरे धीरे देखिए 17वीं सदी में लंदन आ गया, फिर 1800 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ बाजार नहीं थे, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म के इंजन बन रहे थे। कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए जो ईंधन चाहिए, मतलब पूंजी, वो यहां से मिल रही थी। ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन भारत में यहाँ की कहानी तो मुझे और भी अनोखी लगती है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि 1830 के दशक में मुंबई में वो हॉनेमन सर्कल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे सब शुरू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल वहीं। कुछ दलाल वहां इकट्ठे होते थे। बस पेड़ के नीचे? हाँ, वहीं शेयरों का सौदा करते थे। ये उन बड़े भव्य यूरोपियन एक्सचेंजों से कितना अलग था सोचिए, एकदम जमीनी। वाकई। तो ये अनौपचारिक मीटिंग पॉइंट था? हाँ, शुरुआत में तो यही था, लेकिन धीरे धीरे यही समूह, ये जो लोग थे, वो संगठित हुए। पहले बना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अच्छा। और फिर 1875 में ये औपचारिक रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE बन गया। 1875 में BSE, और ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। जी हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है, न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला। वाह। ये सिर्फ एक एक्सचेंज का बनना नहीं था, ये भारतीय पूंजी बाजार की एक औपचारिक शुरुआत थी। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि कैसे वो पेड़ के नीचे का जमावड़ा इतने महत्वपूर्ण संस्थान में बदल गया। हाँ, मतलब जरूरत थी शायद, और लोगों में वो उद्यमशीलता थी। बिल्कुल। और फिर देखिए, BSE अकेला नहीं रहा। अहमदाबाद में 1894 में, फिर कलकत्ता में 1908 में रीजनल एक्सचेंज भी खुले। हाँ, रीजनल एक्सचेंज खुले। लेकिन जो असली काया पलट हुआ, जो बड़ा बदलाव आया, वो शायद 1990 के दशक में हुआ। हाँ, मेरा इशारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की तरफ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1992 में NSE की स्थापना हुई, और उसने जो स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की, उसने भारतीय शेयर बाजार का चेहरा ही बदल दिया, पूरी तरह से। कैसे? मतलब क्या फर्क पड़ा? देखिए, NSE का मकसद ही था एक पैन इंडिया, मतलब पूरे भारत के लिए पारदर्शी और कुशल बाजार बनाना। इससे क्या हुआ कि जो भौगोलिक बाधाएं थीं वो दूर हुईं। अच्छा, मतलब कोई कहीं से भी ट्रेड कर सकता था। हाँ, और पारदर्शिता बढ़ी, सब देख सकते थे कि किस भाव पर क्या ट्रेड हो रहा है। और स्पीड, ट्रेडिंग की गति तो मतलब अभूतपूर्व रूप से तेज हो गई। इसने बेहतर प्राइस डिस्कवरी को संभव बनाया, और फिर आगे चलकर जो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह आई, उसकी नींव भी लेनी पड़ी। इसने बाजार की गहराई को ही बदल दिया। और हाँ, सेबी जैसे रेगुलेटर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही निवेशकों का भरोसा बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब शेयर बाजार सिर्फ मुंबई या बड़े शहरों के कुछ खास लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, काफी हद तक
टेक्नोलॉजी ने इसे ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दिया। छोटे शहरों के निवेशक भी? हाँ बिल्कुल, छोटे शहरों के निवेशक भी अब आसानी से बाजार में हिस्सा ले सकते हैं और इसी वजह से आज भारत का शेयर बाजार न सिर्फ काफी उन्नत है बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी जुड़ा हुआ है। IMF जैसी संस्थाएं भी मानती हैं कि ये भारत की आर्थिक वृद्धि का एक अहम इंजन है। इंजन कैसे? क्योंकि ये कंपनियों को विस्तार के लिए पूंजी जुटाने का एक कुशल तरीका देता है और अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देता है। हालांकि ये भी सच है कि बढ़ती पहुंच के साथ साथ वो बाजार के उतार चढ़ाव और जोखिम भी जुड़े होते हैं। हाँ, वो तो है। उसके बारे में निवेशकों को जागरूक रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ शेयरों की खरीद बिक्री या नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतिहास, तकनीक, रेगुलेशन और आर्थिक विकास की एक मिलीजुली कहानी है। सही कहा। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भारत में एक पेड़ के नीचे हुई और आज वो हाई स्पीड डिजिटल दुनिया में है। सोचिए, जहां पहले सौदे पेड़ के नीचे होते थे, आज मिली सेकेंड्स में करोड़ों के सौदे स्क्रीन पे हो जाते हैं। कितना अविश्वसनीय बदलाव है ये। वाकई, उस बरगद के पेड़ से लेकर आज की हाई स्पीड इंटरनेट ट्रेडिंग तक का ये सफर अद्भुत है। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें बदलती हैं, कैसे तकनीक रास्ते खोलती है और कैसे संस्थान विकसित होते हैं। और ये यात्रा रुकी नहीं है, बाजार लगातार बदल रहा है, नई चीजें सीख रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने 90s के दशक में शेयर बाजार को पूरी तरह बदल दिया, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या ब्लॉकचेन या कोई और नई तकनीक, कोई नया आइडिया, ये इसे किस तरह से और कितना बदल सकता है? क्या हम एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का असर तो पड़ेगा ही। ये सोचने वाली बात है।